नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आज कार्यक्रम थोड़ा सा देर से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बजिंग स्टॉक्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में खबरों वाले शेयरों में क्या करना चाहिए। वह क्या आईपीओ है में कल जो आईपीओ बंद हुआ है, क्या वहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं। और आज की जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आखिर में चुन चुन के क्या सेगमेंट तो हमारा रहेगा ही। तो अगले 1 घंटे तक लगातार बने रहिए। लेकिन बाजार के अंदर दबाव गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 21,946 पे खुलने के बाद 21,978 ये आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला, और उसके बाद से बाजार में दबाव लगातार गहराता गया। 21,808 ये आज का लो बनाया है निफ्टी ने। हालांकि वहाँ से देखें तो थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन अभी भी करीब 0.25% से ज़्यादा की गिरावट। 192 अंक नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 21,863 का स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बियर के फेवर में ही दिखाई दे रहा है। 1690 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और महज 780 शेयरों में इस समय मजबूती देखने को मिल रही है। क्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। सबसे ज़्यादा पिटाई आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों की अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है, करीब 2.25% नीचे। इसके अलावा मीडिया शेयर काफ़ी पिटे हुए हैं। फार्मा में आज दबाव काफ़ी ज़्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल्टी शेयर 1% नीचे है। अब इस तरह की गिरावट में क्या करें, और ये जो लगातार पिछले 10-12 दिन 15 दिन से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं रहा है, निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके दिशा जो है वो नीचे की ओर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करते हैं। आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं सर आप? और अब हम देख रहे हैं पहले बाजार 2 दिन 3 दिन अगर गिरता भी था तो उसके बाद से उतनी तेज़ी के साथ बाउंस बैक देखने को मिलता था और नए हाइज बनते हुए दिखाई देते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। क्या ये किसी बड़ी गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? विपुल जी, गुड आफ्टरनून पहले तो। और सेकेंडली विपुल जी, आपने सही कहा। आपने जो भी आपने कमेंट्री में कहा कि मार्केट में धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। यूजुअली टेक्निकल टर्म्स में देखें विपुल जी, तो ये टाइम करेक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है। जहां तक लेवल्स की बात है, आज एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास निफ्टी आ चुका है। 21,800 21,900 ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। काफी हफ्तों के लोज इसी के आसपास है। अगर मार्केट 21,800 के नीचे चला जाता है तो टेक्निकली ये एक बेरिश जोन में चला जाएगा। पिछले 5 या 6 दिनों की बात करें तो न्यूट्रल जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा था, पर अगर आज निफ्टी 21,800 के नीचे जाता है तो बेरिश जोन में जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट जो नीचे में आएगा वो 21,600 21,550 के आसपास आ रहा है। तो ये आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज का दिन और कल का दिन मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेड की मीटिंग आज शुरू हो रही है और कल शाम में उसका आउटकम आता हुआ नजर आएगा। तो वो एक बड़ा ट्रिगर है, वो मार्केट को इधर मेक और ब्रेक लेवल के आसपास लेके जाएगा। एक बड़ा मेरा कंसर्न विपुल जी मार्केट में अभी सिर्फ क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल जो कंटिन्यूसली 3 या 4 दिनों से काफी बड़ा उछाल दिखा रहा है और 87 88 के आसपास अब ब्रेंट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल एक बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। बाकी मिड कैप्स में मुझे लग रहा है काफी ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। ज्यादा बड़ा करेक्शन में करंट लेवल से मिड कैप में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो एक अगर किसी को पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक्स को ऐड करना है, जो भी वो अपने वॉच लिस्ट में रख रहे थे, ये अच्छे लेवल से मिड कैप्स में एडिशन करने के लिए मुझे लग रहा है 21,800 के नीचे जाएगा तो थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है। अगर वीकनेस 21,600 तक जाती है तो और एक मौका मिड कैप्स को ऐड करने का मिल सकता है। 21,800 पर नज़र रखिए और उसके बाद 21,600, इन दोनों लेवल्स पे आप मिड कैप शेयरों में जो पिटाई हुई है वहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेश बाइंग की सलाह अरुण जी की तरफ से निकल करके आती हुई। चलिए, बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्नों की ढेर लग गए हैं हमारे पास, और पहला प्रश्न लेते हैं अर्जुन ठाकुर जी का। अर्जुन जी कह रहे हैं कि सर 20,000 शेयर इन्होंने अशोक लेलैंड के ले रखे हैं सर, 186 की इनकी खरीद है। अब ये जानना ये चाह रहे हैं, नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आखिर में कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं सर किस लेवल पर लॉस बुक करें। अशोक लेलैंड सर फंडामेंटली बहुत लोग सकारात्मक हैं शेयर पे, पर शेयर चल नहीं रहा है। और अब तो खैर बाजार में दबाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जब बाजार में मजबूती थी तब भी इस शेयर ने उस तरीके का रिटर्न नहीं दिया। हालांकि टूटा भी वैसा नहीं, लेकिन अब इनको 20-25 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। 162 का करंट लेवल। अभी अशोक लेलैंड में क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, एज ए डिस्क्लोजर बता दूं, 170 168 के आसपास इसमें हमारा बाई कॉल भी है। प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है। पर ये स्टॉक काफी अच्छा है, अगर गिरते मार्केट में भी ज्यादा टूट नहीं रहा और अच्छे लेवल्स के आसपास है।
तो इनके पास एक ही चीज है, क्वांटिटी काफी बड़ी है, जो कि मैंने सुना 20,000 क्वांटिटी के आसपास है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, थोड़ा राइज आता है तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर ले, क्वांटिटी इतनी ज्यादा रखेंगे चूंकि मिड कैप स्टॉक है, थोड़ी वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो इन स्टॉक में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो उछाल पे थोड़ी क्वांटिटी कम करें। पर मुझे लग रहा है 180 85 जैसे ही मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आएगी, मिड कैप में थोड़ी बाइंग नजर आएगी, तो 170 175 के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो उछाल पे थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करें। और ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक है, उनकी टिप्पणी आई है, इन्होंने पुनीत सक्सेना जी ने टिप्पणी की है। विपुल जी, यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैन प्लीज़ कीप ऑन मेंटेनिंग योर ऑनेस्टी एज इट हैज़ बिकम मोर वैल्यूएबल एंड रेयर देन अनएथिकल इंटेलिजेंस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे तमाम हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको भी धन्यवाद भेजा है यहाँ पर पुनीत सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इस बीच एक और प्रश्न है, सोनिया जी का है। सोनिया जी नहीं, टिप्पणी है, प्रश्न नहीं है। करें सर, जय हिंद, आपका शो लाजवाब है। और अरुण गुरु जी को बहुत बहुत नमस्कार। एक दिन आपको आपका मनी नाइन टॉप पर बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और इसी तरह की शुभकामनाएं और इसी तरह की जो आपकी लोगों की टिप्पणियां होती हैं, ये हम लोगों को काफ़ी ऊर्जा देती हैं। उत्कर्ष जी का सवाल है, 100 शेयर इन्होंने पीएफसी के लिए रखे हैं सर, 387 के भाव पर लिए हुए हैं, और ये आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं कि अभी पीएफसी में क्या करना चाहिए। पावर शेयरों पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। पीएफसी पे अभी आपकी क्या राय रहेगी, किन लेवल्स पे इनको क्या अभी होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या इलेक्शन तक एटलीस्ट वेट करें? 3% आज नीचे है, 363 का लेवल है। बिल्कुल जी, एक चीज तो क्लियर है, पावर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो थोड़ा डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, पीएफसी आरएससी में करेक्शन थोड़ा बढ़ सकता है। 320 330 तक मुझे लग रहा है, क्लियरली टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां तक स्टॉक आ सकता है। अगर वहां तक होल्ड कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में नीचे में ऐड कर सकते हैं तो ही स्टॉक को होल्ड करें, वरना मुझे लग रहा है कोई भी उछाल पे एग्जिट करना बेटर रहेगा। पर्टिकुलरली मैं पीएफसी की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल पावर स्टॉक्स में मैं काफी बुलिश हूँ, टोरेंट पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ऐसे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अच्छी बाइंग नीचे के लेवल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को भी मिले। पर अगर आप पीएफसी में अगर आपकी पोजीशन है तो एक ही चीज का ध्यान रखें, 15 से 20 रुपए की गिरावट मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकती है, 340 तक भी स्टॉक आ सकता है। अगर वो गिरावट आप सहन कर सकते हैं और नीचे एवरेज कर सकते हैं तभी स्टॉक को होल्ड करें, वरना किसी भी उछाल में 375 80 आता है तो वहां पे निकल जाने की राय। 375-80 का लेवल आने पर निकलने की सलाह है। त्रिभुवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, त्रिभुवन जी का प्रश्न लेते हैं। त्रिभुवन जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जोधपुर राजस्थान से, बहुत अच्छी जगह है सर। क्या करते हैं जोधपुर में आप? बिजनेस है सर। चलिए, अच्छी बात है, ओके, अपना काम है आपका। बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? मेरे पास सर यूको बैंक के शेयर है 5,000। 5,000? और हाँ, और अच्छा। 14 रुपये 25 पैसे की एवरेज है। 14 रुपये पे लिए हुए हैं। चलिए, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने अभी तक आप इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं। और नज़रिया आपका क्या है, कितने समय तक और होल्ड कर सकते हैं? सर होल्ड कर सकता हूँ 1 साल 2 साल। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, 3 गुना से ज़्यादा रकम आपको मिल रही है। हालांकि यहाँ पर भी बाकी बैंकों की तरह करेक्शन देखने को मिला है। एक महीने में करीब 17-18% ये शेयर करेक्ट हुआ है। सर, यूको बैंक 14 रुपये पर लेकर के अभी तक होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी एग्जिट करना नहीं चाहते हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। क्या ये जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं, इनमें फिर से रिकवरी भविष्य में आप देख रहे हैं क्या? विपुल जी, वैसे तो मैं पीएसयू बैंक्स पे मेरा व्यू काफी बुलिश है, पर अगर आप पीएसयूज की बात करें तो महाराष्ट्र बैंक और कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें मुझे लग रहा है काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। इवन एसबीआई भी उसमें ऐड करके चल सकते हो। एक चीज ये कर सकते हैं, इनके पास जो 15,000 क्वांटिटी जो मैंने सुना, अगर एग्जैक्टली वही सुना, तो एटलीस्ट आप अपना जो कैपिटल है उसको निकाल के एसबीआई में डाल लें। जो भी आपने कैपिटल यूको बैंक में लगाया था, जो कैपिटल निकाल के एसबीआई में स्विच कर लें, ताकि थोड़ा आपका जो पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए। और क्योंकि अगर मिड कैप्स में करेक्शन आएगा तो यूको बैंक भी हो सकता है आपको करेक्शन देखने को मिले। तो अगर आप पीएसयू में ही बेट करना चाहते हैं तो एसबीआई यूको दोनों ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। जब भी पीएसयू में मोमेंटम आएगा, जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 महीने में काफी बड़ा उछाल आपको पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल सकता है, तो दोनों का ही फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक काम ही करें, यूको बैंक में थोड़ी क्वांटिटी बुक करें और सेम जो क्वांटिटी बुक कर रहे हैं वो एसबीआई में स्विच करके चलें। चलिए, तो ये आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक आपके पास मिड कैप है, एक लार्ज कैप हो जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करिए और उन पैसों को उठा करके एसबीआई में लगाइए, ताकि जब भी पीएसयू बैंक्स में रैली आएगी तो आपको मिड कैप और लार्ज कैप दोनों का फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, अब सात्विक जी का प्रश्न आया है, एनएचपीसी में क्या करें? 110 रुपये पे लिए हुए हैं 600 शेयर। संदीप कुमार जी कह रहे हैं एनएचपीसी में क्या करें, 1000 शेयर ले रखे हैं,
क्या इलेक्शन तक होल्ड कर सकता हूँ? और फहरिस्त है, ऐसे कम से कम 10-20 सवाल हैं सर। एनएचपीसी पे जब भी आप आते हैं हम रोज़ चर्चा कर रहे हैं इस पे, जो है एनएचपीसी को लेकर के। एक लोगों का धैर्य थोड़ा सा जवाब दे रहा है, क्योंकि आदत नहीं रही। हर 10-15 दिन में तो शेयर बढ़ रहा था, तो लोगों को अच्छे अच्छे मुनाफे मिलते जा रहे थे। अब थोड़ा सा जो करेक्शन आया है उससे लोग थोड़ा सा परेशान हैं। 82 रुपये पे चल रहा है सर, आज भी 4.25% के आसपास की गिरावट है। क्या करना चाहिए? एक तो टिप्पणी आई जैसे इलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन पे सबकी निगाहें हैं, बहुत लोग धैर्य बना रहे हैं कि इलेक्शन तक होल्ड कर लेते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी एनएचपीसी को लेकर के? बिल्कुल जी, ये कोइंसिडेंस है, जब भी मैं शो पे रहता हूँ 80-82 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द वीक जरूर ऊपर जाता है, पर अगेन 80-82 के आसपास वापस आता हुआ नजर आता है। अगेन मेरी सेम राय रहेगी, 80-82 के आसपास बेचना नहीं है स्टॉक को। डेफिनेटली पेशेंस टेस्ट करेगा विपुल जी, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि स्टॉक वैसा ही रहा है, क्योंकि हमेशा ही बड़ा उछाल देता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट यूजुअली सभी के बन जाते हैं, अगेन इस स्टॉक साइडवेज होता हुआ नजर आता है। पर पिछले 3 या 4 हफ्तों की बात करें तो कंप्लीटली साइडवेज है, कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, या किसी ने भी नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए ले रखा है, या इलेक्शन पर्सपेक्टिव से भी लिया है, तो मुझे लग रहा है ये ओवरऑल पावर सेक्टर काफी अच्छे करेगा। पावर, ईवी, ये दोनों ही सेक्टर मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। इवन जो सोलार की थीम है वो भी काफी अच्छी करनी चाहिए। तो एनएचपीसी डेफिनेटली होल्ड करे। ट्रेडिंग की राय नहीं है, ट्रेडिंग फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको डेफिनेटली स्टॉक साइडवेज रहेगा और कोई बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखें तो मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक आपको 100 के ऊपर जाता हुआ नजर आए। एक अच्छी टिप्पणी आई है जिग्नेश मंडलिया जी की, कह रहे हैं सर आई एम ए बिगनर एंड शेयर मार्केट में कौन से शेयर से शुरुआत करनी चाहिए? सर चूँकि लोग दूसरों को देख करके भी कई बार, किसी के मित्र हैं, किसी के जानने वाले हैं, और सबको मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो लोगों को देख देख करके भी लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट खुलाने शुरू हुए। मुझे लगता है जिग्नेश मंडलिया साहब भी ऐसे ही हैं और अब ये शुरुआत करना चाह रहे हैं। शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहते हैं? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और पहली एंट्री किस तरह के सेक्टर्स में लेनी चाहिए? बिल्कुल जी, पहला तो जो काफी दिनों से मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, काफी प्रेशर में लोग भी नजर आ रहे हैं, काफी लोगों की टिप्पणी भी वैसी आ रही है कि मार्केट खराब हो चुका है। पर इजी मनी मार्केट में नहीं है विपुल जी, क्लियरली हम काफी दिनों से भी कह रहे हैं, इजी मनी कभी नहीं रहा है। नो डाउट मार्केट में लास्ट जनवरी फरवरी में पैसा अच्छा बना है, पर इजी मनी हमेशा ही मार्केट को आप कह सकते हैं नहीं रहा है। तो मेरी राय यही रहेगी, अगर आप बिगनर है तो म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाए, पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या एसआईपी स्टार्ट करें, धीरे धीरे मार्केट को ट्रैक करें और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, या अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो निफ्टी 100 के भी स्टॉक्स में निवेश करके चल सकते हैं। सेकेंडली, पेनी स्टॉक्स को बाय ना करें। तो लोगों की यही मेंटालिटी होती है, किसी भी छोटे इन्वेस्टर की यही मेंटालिटी होती है कि 10 से 20 रुपए का स्टॉक ले लेते हैं, ज्यादा शेयर्स अपने अकाउंट में आ जाएंगे। पर शेयर्स को देखने के बजाय आप अमाउंट को देखें या फिर वैल्यू को देखें। तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में निवेश करें, चाहे शेयर्स कम आए अपने डीमेट अकाउंट में, पर आपका कैपिटल ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो दो चीज ये कर सकते हैं, चूंकि ये बिगनर है। पहला तो है म्यूचुअल फंड में निवेश करें, एसआईपी स्टार्ट करें। सेकंड, निवेश करना है तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में ही करें, पेनी स्टॉक्स या मिड कैप में फिलहाल के लिए अवॉइड करके। बिल्कुल। तो शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छे सुरक्षित बड़े नामों के साथ कीजिए, ताकि आपका निवेश जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और रमन साहनी जी कह रहे हैं सर मेरा सवाल भी इतना बुरा नहीं था जो आपने नहीं लिया। दीपक फर्टिलाइजर के ऊपर ये सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मैं कब से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब कितने शेयर लिए हैं, किस भाव पे लिए हैं, ये तो मेंशन करना चाहिए था आपको। चलिए ठीक है, फर्टिलाइजर पैक पे एक बात जरूर कर लेते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर पैक पे बहुत लंबे समय से हम लोगों ने बात की नहीं है। सर फर्टिलाइजर शेयर ने काफ़ी निराश किया इस बार। बिल्कुल जो है कोई रैली देखने को नहीं मिली। हम देखते थे कि इलेक्शन के आसपास, बजट के आसपास ख़ासतौर से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती थी। इस बार वो रैली देखने को नहीं मिली है। अगर हम देखें तो दीपक फर्टिलाइजर ने पिछले 6 महीने में 22% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पूरे साल में जब बाजार चल रहा है इतना, उसमें हम देख रहे हैं 12-13% का नेगेटिव रिटर्न। ये भी मुझे लगता है शायद नुकसान में ही होंगे। अभी क्या करना चाहिए फर्टिलाइजर पैक पे? बिल्कुल जी, जहाँ तक दीपक फर्टिलाइजर की बात है, यूजुअली ये स्टॉक जब चलता है जब किसी भी केमिकल कंपनीज में मोमेंटम आता है। ओवरऑल दीपक फर्टिलाइजर में मेरा करंट लेवल से राय बुलिश है, क्योंकि मुझे लग रहा है केमिकल, फर्टिलाइजर, ये दोनों ही कंपनीज या दोनों ही सेक्टर्स काफी अच्छा करना चाहिए। एक्जैक्टली इनका बाइंग प्राइस तो मैं सुन नहीं पाया, पर अगर करंट लेवल पे बाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। 470-490 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है। तो अगर इन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो भी होल्ड करें, अगर और ऐड करना चाहें तो भी करंट लेवल के आसपास से कर सकते हैं। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में इसका टारगेट 570-580 तक होना चाहिए। करंट लेवल से डाउन साइड काफी कम है, तो डेफिनेटली ऐड करके चलें। 570-580 का ऊपर में नेक्स्ट 2 से 3 महीने का टारगेट।
575 580 तक का टारगेट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हिमानी जैन जी की ये प्रश्न आया है, कह रही हैं सर प्लीज़ मेरा सवाल जरूर ले लेना। बिल्कुल ले लेंगे मैम। हिमानी जी कह रही हैं सर मेरे पास वैक्रांजी के शेयर हैं, 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 30 रुपये 90 पैसे पर बाय किया हुआ है और इस समय ये डाउन जा रहा है, बताइए क्या करना चाहिए। वैक्रांजी पे अगर हम शेयर भाव पे अगर हम नज़र डालें कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है तो 19 रुपये 85 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। आज 1.25% के आसपास की गिरावट वैक्रांजी के अंदर देखने को मिल रही है और इनकी खरीद से तो काफ़ी नीचे आ गया है। 30 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है सर, 30 का 31 मान लीजिए। एक महीने में करीब 28% से ज़्यादा का करेक्शन इस शेयर में देखने को मिला है। अब लॉस में तो काफ़ी ज़्यादा है। हिमानी जी क्या सलाह रहेगी सर आपकी? बिल्कुल जी, क्लियरली उछाल में एग्जिट की सलाह रहेगी। ये स्टॉक एक रेट आप कह सकते हैं बुल मार्केट का स्टॉक रहा है। जब भी मार्केट में बड़ा उछाल आता है, ये स्टॉक में उछाल दिखता है, अगेन वो प्राइसेस वापस देखने को नहीं मिलता है। तो क्लियरली उछाल पे राय रहेगी। उछाल 23-24 तक मुझे लग रहा है एक बार आता हुआ नजर आएगा। तो 23 या 24 के लेवल्स भी आता है तो क्लियरली एग्जिट करें। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा पैसा आपको बनेगा, क्योंकि आपने 30 के आसपास बाई किया है और उसी के आसपास के रिसेंट हाइस भी है। तो हाइस तो मुझे इजीली निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए 23-24 का भाव जब भी स्टॉक में आए तो वहां पे निकल जाने की राय है। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे पास जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी नमस्कार। राम राम विपुल जी, कैसे हैं? राम राम हिमांशु जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ, उत्तर बिजनौर से प्रदेश बोल रहे हैं? जी बिजनौर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल पास में ही रह रहे हैं आप नोएडा के। बताइए सर क्या प्रश्न जी सर पूछना जी। चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अच्छा। मैंने 500 शेयर लिए हैं 47 के रेट पे। 47 रुपये पे। और नज़रिया क्या है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? लगभग सर 5-6 महीना। 5-6 महीना। चलिए अच्छी बात यह है कि आप ज़्यादा नुकसान में नहीं है। 1 रुपये के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके भाव से। आज जरूर जो है 2-2.25% नीचे है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ये प्रश्न करना चाह रहे हैं। इन्होंने करेक्शन के बाद लिया है, एक महीने में करीब 16-17% करेक्ट हो चुका है शेयर। ये 4-5 महीने का ही नज़रिया इन्होंने रखा हुआ है अपने लिए। क्या रिकवरी की उम्मीद करें, क्योंकि इनके ब्रेक इवन से महज 1 रुपये दूर है सर? बिल्कुल जी, 47-48 का लेवल जो इन्होंने बाय किया वो तो इजीली आपको आता हुआ नजर आएगा। पर एक ही चीज का ध्यान रखना है, स्टॉक टेक्निकली वीक है और मार्केट में थोड़ी वीकनेस बढ़ेगी तो इजीली ये स्टॉक मुझे लग रहा है 42-41 तक भी जा सकता है। तो वही चीज का ध्यान रखें। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे या फिर जो भी, वैसे तो इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, पर जिस हिसाब से मार्केट में करेक्शन या मार्केट नजर आ रही है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 42 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इजीली मुझे लग रहा है 52-53 तक स्टॉक अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा लंबा व्यू है तो मुझे लग रहा है 52-53 ये आपका इमीडिएट टारगेट रहेगा। 53 के ऊपर निकलेगा तो 58-59 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो रादर देन आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पोजीशन, इसमें आप ट्रेडिंग पोजीशंस बना के रखें। 42 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 53 और 58 ऊपर में टारगेट रहे। चलिए इस बीच जो है एक और दर्शक हमारे साथ जिनका प्रश्न आया है, कह रहे हैं प्रणाम विपुल शर्मा जी। मैम विपुल सिंह जी, लेकिन कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से जो बुलाना चाहें। मेरा नाम कुसुम भारद्वाज है, ये हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं। अच्छा, वारे रिन्यूएबल के ऊपर इन्होंने प्रश्न भेजा है कि उसमें क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? 1.5 साल का इनका नज़रिया है। वारे रिन्यूएबल, ये आपने किसने सजेस्ट किया आपको? हालांकि आज 5% का अपर सर्किट है, वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, अब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो पूछते हैं अरुण जी से। इस तरह के शेयरों में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती है? पिछले 5 दिनों में 78% टूटा है ये शेयर। सर बड़ा वॉलेटाइल शेयर है, मुझे नहीं पता कुसुम भारद्वाज ने कहाँ रिसर्च करके इस शेयर को ढूंढा है। आप अगर ट्रेड आपकी अगर सलाह हो और आप ट्रैक करते हो, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। बिल्कुल जो ट्रैक तो करते हैं पर कभी निवेश की सलाह नहीं दी, क्योंकि एक तो स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी कम है और स्टॉक में चाल भी ऊपर सर्किट लोअर सर्किट्स की रहती है। तो मुझे लग रहा है अगर इन्होंने जिस भी लेवल के आसपास बाई किया, ओवरऑल मुझे लग रहा है प्रॉफिट में ही रहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉफिट में है या फिर थोड़ा भी ऊपर का रुझान मिलता है तो बेटर है एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें। एक और आईपीओ आना है वारे एनर्जी का, या फिर तो दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसका उसी आईपीओ के चक्कर में मुझे लग रहा है स्टॉक में ही मूवमेंट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें या पार्शियली अपनी पोजीशंस को निकाल लें, क्योंकि बड़ी ट्रैकिंग नहीं है तो कोई बड़ी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे लग रहा है कि एक बार का प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी लो है, वो एक बड़ा खतरा स्टॉक में रहेगा। जी, इस बीच अश्विनी बोरुदे जी कह रही हैं सर मैं रोज़ सवाल भेजती हूँ आप लेते नहीं। मैम आज भेज दीजिए
और डिटेल में से प्रश्न आप भेजिए, मैं आपके प्रश्न को आज निश्चित रूप से कार्यक्रम में शामिल करूंगा, लेकिन हाँ, प्रश्न भेज दीजिए। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ पुरुषोत्तम रायल जी हैं और कह रहे हैं कि एचएल के ऊपर इनका प्रश्न है कि क्या मौजूदा भाव पर एचएल में खरीदारी की जा सकती है। एचएल पे सर क्या सलाह रहेगी? यहाँ पर उस तरह का करेक्शन नहीं देखने को मिला जैसा कि हम बाकी पीएसयूज़ में हमने देखा है। आज हालांकि ज़रूर 2-2.25% नीचे है, 3057 का लेवल देखने को मिल रहा है। एचएल को लेकर के जब प्रधानमंत्री ने संसद में इसके बारे में जिक्र किया, उसके बाद से लगातार एक शानदार मूव देखने को मिला है इस शेयर के अंदर। अभी क्या सलाह रहेगी? क्या करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या चूँकि बाकी जगहों पे करेक्शन आ चुका है तो यहाँ पर करेक्शन का वेट करना चाहिए? बिल्कुल जी, काफी लोग इलेक्शंस पे मार्केट को बेट कर रहे हैं। तो इलेक्शन पे अगर आप बेट करेंगे तो डिफेंस को जरूर रेडार पर रखें। डेफिनेटली डिफेंस को आपको ऐड करना है। एचएएल, बीईएल, बीडीएल, इवन आप कह सकते हैं टाटा पावर जैसा स्टॉक जो डिफेंस और पावर दोनों में है, तो ऐसे स्टॉक्स को जरूर रेडार पर रखें। अगर आप इलेक्शन रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इलेक्शन के लिए अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा उछाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इन स्टॉक को जरूर ऐड करें। जहां तक एचएएल की बात है, 3000, 2950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर उसी के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करें। एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, हर एवरी वीक थोड़े थोड़े शेयर्स बाय करके चले। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 या 4 महीने में बड़ा उछाल इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। एक ही खतरा है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नहीं आती है तो एक बड़ा गिरावट स्टॉक में देखने को मिलेगा, जिसकी उम्मीद काफी कम है। पॉइंट आप कह सकते हैं 1 या 2% की उम्मीद है, जो कि सभी ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वापस आती है तो मुझे लग रहा है डिफेंस, रेलवे, इवन पावर सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए, तो डिफेंस में और ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप एक नज़रिया बना करके आप जो है यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। रवि सिंह राजपूत जी कह रहे हैं, विपुल सर बड़े दिनों से क्वेश्चन मेरा नहीं लिया गया है और आपने मेरा सवाल नहीं लिया, आज ले लेते हैं सर। ईडलवाइज फाइनेंशियल के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं और इन्होंने 70 रुपये के भाव पे 1000 शेयर ईडलवाइज के इन्होंने ले रखे हैं। आज अगर हम देखें तो करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 66 रुपये 30 पैसे ये मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में यहाँ पर भी 13-14% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। सर कैसे देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर को आप, और ईडलवाइज फाइनेंशियल पे आपकी राय क्या होगी? इन्होंने 70 पे ले रखे हैं, 66 का भाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी, ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर पे थोड़ा मैं कॉशियस हूँ। क्लियरली मुझे लग रहा है एनबीएफसी में थोड़ी दिक्कत आने वाले दिनों में भी आ सकती है, जिस हिसाब से रेगुलेशंस काफी टाइटन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो करंट लेवल पे एग्जिट करते हैं, मेरी कोई होल्ड की राय नहीं है। आईआरएफसी जैसे स्टॉक में है, जो कि एक मोमेंटम में भी है प्लस लाइमलाइट में भी रहेगा, तो आईआरएफसी जैसे स्टॉक में अपनी पोजीशन को स्विच करते हैं। वहां पे मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास आपको आईआरएफसी मिल रहा है, 134, 135, तो अपने क्लियरली पोजीशन से एग्जिट करें, आईआरएफसी में स्विच हो जाए। और मार्केट में रिकवरी आएगी तो आईआरएफसी में ज्यादा प्रॉफिट मिलने के आसार नजर। जी, चलिए, इस बीच विंसेंट जी ने भेजा है प्रश्न और नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, विंसेंट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं, हाय विपुल सर, योर टाई लुक्स गुड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप ध्यान देते हैं ऐसी चीज़ों पर। और ओएफएसएस के ऊपर इनका प्रश्न है सर। ओएफएसएस के इन्होंने 19 शेयर ले रखे हैं 6154 रुपये के भाव पर और प्रॉफिट में है ओरेकल फाइनेंशियल में ये, क्योंकि 6000 के ऊपर की खरीद है, 8000 से ऊपर का भाव देखने को मिल रहा है। आज 2% हालांकि नीचे कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। पिछले 6 महीने में ये शेयर डबल हो गया है सर और शानदार मूव देखने को मिला है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में। अभी क्या करना चाहिए सर, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल जी, वैसे ऐसे स्टॉक, ऐसे मार्केट में अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाइस के पास है तो क्लियरली वो स्ट्रेंथ बताता भी है। और मुझे लग रहा है जो एक्सटेंशन लेवल निकल के आ रहे हैं 8900 से 9000 के आसपास तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करें, कोई एग्जिट की राय नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 6000 के आसपास की इनकी बाइंग है, जो कि मैंने सुना। 8000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 9000 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने के अंदर ही आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 9000 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है। इस बीच 650 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव इस समय खाली यूट्यूब पे देख रहे हैं, बाकी फेसबुक और जो हमारे ऐप का माध्यम है उसके दर्शक अलग हैं। तो आप सभी का धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है कि जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके इस लिंक को आगे फॉरवर्ड कीजिए, जो आप जिस ग्रुप में शामिल हैं उसमें फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मनी 9 के परिवार में और ज़्यादा वृद्धि हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस गिरावट में स्ट्रेटजी कैसी बनानी चाहिए ये जानकारी पहुंच सके। चलिए, अब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं और स्वयं परमेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर जी नमस्कार। परमेश्वर जी नमस्कार।
चलिए, ये तो सुना था कि परमेश्वर दिखाई नहीं देते हैं, पर परमेश्वर सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे दोबारा, अगर उनका फ़ोन आता है तो उनसे बातचीत हम करेंगे और उनके प्रश्न का उत्तर जो है अरुण जी से लेने का प्रयास करेंगे। अभिषेक जी का प्रश्न ले लेते हैं तब तक। और इनका सवाल है DCX पर। कह रहे हैं सर DCX पर व्यू दिला दीजिए सर अरुण जी से। 270 का बाई किया हुआ है। अरुण जी को मेरा रिगार्ड्स प्लीज़ कन्वे कर दीजिए। तो आपको जो है रिगार्ड्स भेजा जा रहा है, नमस्कार भेजा जा रहा है अरुण जी। और DCX पर ये व्यू जानना चाह रहे हैं और इनकी ख़रीद का भाव जो है वो 270 रुपये है। और अभी अगर हम देखें 277 का भाव है, 1.25% नीचे है। और पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो करीब 17-18% का करेक्शन यहाँ पर भी इस शेयर में देखने को मिला है। थोड़ी सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, करीब 9-10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न एक 6 महीने में देखने को मिला। आप क्या सलाह रहेगी DCX सिस्टम के ऊपर? पहले तो विपुल जी इनको भी नमस्कार। सेकेंडली, स्टॉक से निकल जाने की राय रहेगी। डेफिनेटली इनके प्राइस के ऊपर भी और टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकडाउन स्टॉक में नजर आ रहा है। नो डाउट आज ज्यादा गिरा नहीं है, 1% की ही गिरावट नजर आ रही है, पर मुझे लग रहा है एक बार का निकल जाए स्टॉक से, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको प्रॉफिट को बांध ले। मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल टेक्निकली वीक है, इसलिए होल्ड करने की राय नहीं है। जो आज शेयर्स आप बेचेंगे, बेटर है आप चुन चुन के जो सेगमेंट है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो उसी में से कोई स्टॉक बाय कर ले, वहां पे अच्छा प्रॉफिट होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो बेटर है जो भी प्रॉफिट मिल रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक, चलिए इस बीच परमेश्वर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार परमेश्वर जी। नमस्कार सर। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं परमेश्वर जी? जी राजस्थान से, अजमेर से बोल रहा हूँ। अच्छा, अजमेर राजस्थान से, बहुत अच्छी जगह है सर। और आपको से बात करने की पहले कोशिश कर रहे थे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हमने कहा भाई परमेश्वर दिखाई नहीं देते हैं, वो तो सुना था, पर सुनाई भी नहीं देते हैं, पहली बार हो रहा है। तो परमेश्वर जी क्या प्रश्न है आपका, बताइए सर। जी सर, मेरे पास टाटा एलेक्सी के 5 शेयर है, 7,300 रुपये में लिए हुए। किस भाव में बताया आपने? 7,300? 300, हाँ। अच्छा। और नज़रिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? जी 1 साल तो हो गए मेरे पास लिए, होल्ड कर सकता है। 2 साल 3 साल तो होल्ड कर सकता हूँ। 2 साल 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए बढ़िया बात है, और आप प्रॉफिट में हैं, ये और अच्छी बात है। इस गिरते हुए बाजार में ज़्यादातर लोग नुकसान के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। और मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं सर आपको? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। टाटा एलेक्सी के ऊपर इनका प्रश्न है सर, 300 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, 2 साल 3 साल भी रख सकते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी सर टाटा एलेक्सी को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? मुझे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। टाटा एलेक्सी, टाटा टेक, दोनों ही कंपनीज पे मेरी काफी बुलिश रहा है। नो डाउट स्टॉक थोड़ा चला नहीं है काफी दिनों से, अगर आप 2 या 3 हफ्ते की बात करें तो उसी रेंज में है। पर मुझे लग रहा है 9,000 के पार ये स्टॉक इजीली आपको 1-1.5 साल में नजर आएगा। तो स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा नीचे भी आता है, 7300 के आसपास भी आता है, तो और ऐड करके चल सकते हैं। 9,000 प्लस तक मुझे लग रहा है स्टॉक में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसी ग्रुप में अगर आप और ऐड करना चाहें तो टाटा टेक्नोलॉजी में मुझे लग रहा है 1040 के आसपास, अच्छे लेवल के आसपास है, तो उस स्टॉक को भी ऐड करके चल सकते हैं। जी, चलिए दीप्ति भारद्वाज जी का प्रश्न ले लेते हैं। दीप्ति जी कह रही हैं कि सर IOB इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 58 रुपये के भाव पर, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, अभी क्या करना चाहिए? अभी अगर हम देखें तो IOB पे जो स्तर देखने को मिल रहा है वो 58 रुपये 5 पैसे का देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर IOB के शेयर में हुई है, और अच्छी बात यह है लेकिन कि इनका भाव भी 58 का ही है। तो आज 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है सर, लेकिन पिछले एक महीने में इस शेयर में भी 17% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अभी क्या इन लेवल्स पे आप एवरेजिंग की सलाह देंगे IOB के अंदर? विपुल जी इनके प्राइस के आसपास ही चल रहा है। और विपुल जी लास्ट वीक भी जब हमारी बात हुई थी, यही कहा था मैंने, अगर बैंक मार्केट में रिकवरी आएगी तो बैंक ही उसको लीड करेगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक रहे या PSU बैंक रहे। तो ओवरऑल मेरा ओवरऑल व्यू बुलिश है बैंक्स के ऊपर। IOB भी मेरे लिस्ट पे है, इसको भी स्टॉक को डेफिनेटली रेडार पे रखा है, किसी भी गिरावट पे बाय करके भी चल सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड की राय रहेगी। 57-56 के आसपास आता है तो वहां पे भी डेफिनेटली ऐड करें। 65-67 तक मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल PSU प्राइवेट दोनों ही बैंक्स पे मेरा व्यू बुलिश है, और यहाँ से काफी अच्छा बैंकिंग सेक्टर मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है। जी, चलिए इस बीच एक जो है सवाल यहाँ पर आया है हमारे दर्शक का, और वो जानना ये चाह रहे हैं कि क्या अभी सरकारी कंपनियों को लेकर के अभी क्या व्यू है? सरकारी कंपनियों पे सर हर रोज़ बहुत सवाल आ रहे हैं। आज भी पीयूष रंजन जी का सवाल NBCC पे है,
वो कह रहे हैं कि सर एनबीसीसी 300 शेयर ले रखे हैं 136 रुपये पे। तो एनबीसीसी के साथ साथ में पीएसयू शेयरों पे क्या स्ट्रेटजी इस समय होनी चाहिए, खास तौर से बाकी जो रेलवे शेयर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, तो सबके प्रश्नों के उत्तर तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन एनबीसीसी, आईआरएफसी, इन अलग अलग सेक्टर की चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन हैं सरकारी कंपनियां, क्या स्ट्रेटजी की सलाह रहेगी आप? विपुल जी, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, पीएसयूज डिफेंस में जरूर रडार पर रखे और बाय भी करके चले। डिफेंस के जो पीएसयूज है वो पहले आपको चलते हुए नजर आएंगे। द सेकंड लेग ऑफ रैली पीएसयूज की बात करें तो पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है वहां पे भी अच्छा मोमेंटम नजर आ सकता है। थर्ड बात करें तो पावर पीएसयूज, पावर में एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे लेवल के आसपास है। अगर थोड़ा ऑयल एंड गैस में जाए तो गेल, ओएनजीसी, ये दो स्टॉक मुझे पसंद है। तो अगर आप पीएसयूज में बाई करना चाहते हैं तो मेरे 7 से 8 स्टॉक सुझाए हैं, किसी भी स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है करंट लेवल से भी अच्छे लेवल के आसपास है, यहाँ से भी ऐड करके चल सकते हैं। अगर मार्केट में उछाल आएगा तो इन स्टॉक्स में पहला उछाल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये जो 5-6 शेयर बताए गए हैं, अगर आपके पास हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं है लेना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन तमाम पीएसयूज की बात हो रही है तो सावन सिंह जी का भी प्रश्न ले लेते हैं। उन्होंने बीपीसीएल ले रखे हैं 630 के भाव पर 300 शेयर। सर, कच्चा तेल अब थोड़ा सा परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से अब लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और अब 87 के लेवल को भी क्रॉस कर गया है। इधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये की गिरावट की गई है। इन सब का असर ओएमसीज पे कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं, और ये जो पिछले 2-3 दिन की गिरावट है और कितनी गहराती हुई दिखाई दे रही है आपको? तो मुझे डेफिनेटली थोड़ी गिरावट गहरा सकती है। 520 530 तक मुझे लग रहा है बीपीसीएल आता हुआ नजर आएगा, पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ विपुल जी, अगर आपने ओएमसीज की रैली पहले मिस की है, आईओसी की रैली पहले मिस की है, तो आईओसी अगर आपको यहाँ से 4 से 5% नीचे मिलता है तो अच्छे लेवल के आसपास रहेगा। इवन बीपीसीएल 520 530 के आसपास मिलता है, तो मुझे लग रहा है वो स्टॉक भी एक अच्छे एड ऑन जोन के आसपास आएगा। 100 मूविंग एवरेजेस के पास दोनों स्टॉक आते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपने ऑयल एंड गैस की रैली पहले मिस की है तो डेफिनेटली बीपीसीएल को बाई करें। 520 530 आता है तो और ऐड करके चले। अगर इसी स्पेस में देखें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी मुझे अच्छा लगता है। गेल में भी अगर गिरावट आती है तो वहां पे भी बाई करके चल सकते हैं। ठीक। इस बीच एक हमारे दर्शक हैं राजेश अग्रवाल जी, कह रहे हैं नमस्कार मनी9। नमस्कार राजेश जी, मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। मेरा प्रश्न मोतीलाल फाइनेंशियल स्टॉक पे है, क्या इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, प्लीज़ गाइड। ये जितने भी ये जो ब्रोकिंग फर्म वाली कंपनियां हैं सर, उसमें लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता हुआ हाल फिलहाल में दिखाई दिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी? अब मोतीलाल ओसवाल के ऊपर प्रश्न, मोतीलाल फाइनेंशियल के ऊपर इनका प्रश्न है यहाँ पर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? अगेन विपुल जी, सेम राय रहेगी। एनबीएफसीज में अगर आपको रहना है तो या तो फिर आईआरएफसी में आप रहें, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में रहें, या फिर गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में रहें, वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल में खरीदारी की राय नहीं है। टेक्निकली भी थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है, पर आपको फाइनेंशियल स्पेस में रहना है या तो चोलामंडलम फाइनेंस में रहे, मनप्पुरम में रहे, या ऑलरेडी मैंने आईआरएफसी की बात की, आईआरएफसी में भी आप रह सकते हैं। तो अगर स्टॉक को अगर आपने बाई नहीं किया है तो अवॉइड करें। आईआरएफसी, मनप्पुरम, चोलामंडलम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, किसी भी स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे साथ धनंजय जी जुड़ चुके हैं। ऋषभ, माफ़ कीजिएगा, ऋषभ जी नमस्कार। जी जी सर, हेलो। नमस्कार ऋषभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी सर, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। आगरा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह है सर, ताजमहल है वहाँ पर। और बताइए क्या प्रश्न है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, मैंने वरुण बेवरेज लिया था 1461 पे, और अभी चल रहा है 1410। हाँ, और बिल्कुल। इसमें लगभग 253 शेयर लिए थे मैंने। अच्छा अच्छा, और क्या सोच के लिए थे, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? जी सर, मैं आराम से 1-1.5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 1-1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और सवाल इनका है 5000 का लेवल कब तक छू सकता है। चलिए ठीक है। सर 1409 पे अभी चल रहा है, 2% नीचे है, 1450 के ऊपर की इनकी खरीद है। अब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, क्या ये उम्मीद करें कि अब फिर से वरुण बेवरेज के शेयर में जो है रिकवरी लौटती हुई दिखाई देगी? क्योंकि ऐसे मौसम में जो पेय पदार्थ होते हैं उनका कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आपकी सलाह वरुण बेवरेज के ऊपर? विपुल जी, स्टॉक तो अच्छा है पर थोड़ा स्ट्रेच मुझे लगता है काफी चल भी चुका है। और इसका यूजुअली अगर आप पी भी हम लोग चेक करते थे 80-85 के आसपास का पी है, तो स्टॉक थोड़ा चल चुका है। नो डाउट ये मौसम जो है इस जैसी कंपनी का है जो कि मेजरली बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर बात करें तो स्टॉक में मुझे लग रहा है एक उछाल जरूर मिल सकता है 1500 1550 तक।
वापस उछाल जरूर मिल सकता है। तो आपने ऊपर के लेवल पे बाई किया है तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है तो 1350 का लगा करके 1350 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक रैली अगर मार्केट में आएगी तो 1500 1550 से जा सकता है, वहां पे अपनी पोजीशन से निकल जाए। ठीक। इस बीच जो है अगले दर्शक चंदन गिरी जी हैं, कह रहे हैं विपुल सर हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंदन जी आपको भी कह रहे हैं कि सर आपका शो देखने से एक नई ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए सर आपका। हिंदुस्तान जिंक के ऊपर इनका प्रश्न है, 49 शेयर ले रखे हैं 310 रुपये के भाव पर, 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, बताएं सर क्या करूँ, होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ। तो अभी जो है हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो जो भाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो हम देख रहे हैं कि इस समय फ़िलहाल ये नुकसान में 293 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है सर। अभी ये नुकसान में है सर। इन्होंने 310 के भाव पर लिए हुए हैं हिंदुस्तान जिंक के शेयर, अभी 299 का चल रहा है भाव। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? पिछले एक महीने में थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 7% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इनफैक्ट एक तरीके से इसने पूरे साल अंडर परफॉर्म ही किया है। 5% 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है हिंदुस्तान जिंक में। अभी इन्हें क्या करना चाहिए? विपुल जी, उछाल पे एग्जिट की राय रहेगी। करंट लेवल के भी आसपास भी एग्जिट कर सकते हैं। टेक्निकली वीक है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया। नो डाउट डिविडेंड का एक इनकम जरूर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। डिविडेंड, बड़ा डिविडेंड ये स्टॉक देता माना जाता है। पर मुझे लग रहा है अगर आपको इसी स्पेस में रहना है या थोड़ा अलाइड सेक्टर में रहना है तो कॉपर मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। तो हिंद कॉपर, सेल एंड नेशनल एल्यूमिनियम ऐसे स्टॉक्स में स्विच हो जाए, वहां पे ज्यादा आपको पैसा बनने के आसार रहेंगे। नो डाउट कोई डायरेक्ट कंपैरिजन हिंद का उन कंपनी से नहीं है, पर जहां तक हिंसिंग की बात है मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर परफॉर्मर स्टॉक रह सकता है। क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस से 10-15 रुपए नीचे है तो बेटर है। अगर अपने बाइंग प्राइस के आसपास भी आता है, 2 या 3 रुपए भी नीचे रहता है तो बेटर है निकल जाए। सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद कॉपर, वहां पे स्विच हो जाने की राय। ठीक। सर अब हमारा जो खास सेगमेंट है बजिंग स्टॉक, उसका वक्त हो चुका है। हालांकि हम लोग लेट ही हैं, लेकिन सवालों की इतनी झड़ी है कि मैं चाहूँगा 2-3 सवाल बिल्कुल रैपिड फायर के, उसमें जो अगर हम 4-5 शेयर ले सकें तो मैं फटाफट कंपनी का नाम बताऊंगा और आपकी राय जानना चाहूँगा। अभिषेक आनंद अब एनबीसीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आपने बात तो की लेकिन इस मेरे शेयर पर बात नहीं हुई है। 128 पे लिए हुए हैं, होल्ड करें या लॉस बुक करें? विपुल जी, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है तो करंट लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है। 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 100 मूविंग एवरेज को ज्यादा तवज्जो देता हूं तो 105 के नीचे जाता तो एग्जिट कर लें। उछाल में 125 तक एक बार स्टॉक आ सकता है। संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं इनके पास पीवी फिनटेक के शेयर है, 535 के भाव पर लिए हुए हैं और 115 शेयर इनके पास हैं। अभी क्या करना चाहिए? 2 से 3 साल का इनका नजरिया है। देखिए कुछ ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है इनके बाइंग प्राइस से, तो एक बार का पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें जो भी इन्होंने बाई किया है, और नीचे में 1040 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। चलिए, इस बीच प्रदीप भंडारी जी बहुत देर से आईसीआईसीआई पोटेंशियल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अभी आईसीआईसीआई पोटेंशियल में क्या करना चाहिए। आपकी क्या सलाह रहेगी सर आईसीआईसीआई पोटेंशियल को लेकर के? विपुल जी, बाई करने की सलाह है। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। प्रीफर्ड वैसे एचडीएफसी लाइफ है करंट लेवल के आसपास। अगर ये स्टॉक आपको 540-45 के आसपास भी मिलता है तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की बात है, मुझे लग रहा है अच्छे पैसा स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक। इस बीच जो है पीएफसी के ऊपर सवाल है, योगा लाइफ के जी हैं, उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे 430 का बाई किया हुआ है, 2-3 महीने का ही नजरिया है। देखिए विपुल जी, ऑलरेडी मैंने कहा ये स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है क्योंकि बड़े दिनों के बाद ये स्टॉक एक बड़े मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 350 के नीचे जाएगा तो 320 330 तक भी स्टॉप आ सकता है, तो स्टॉप लॉस 350 का मेंटेन करें। उछाल आता है तो 390 400 भी आता है तो एक बार का निकल जाने की राय। ठीक। और इस बीच दिनेश दुबे जी कह रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में बता दीजिए। मैंने इसके 62 रुपये के भाव पर शेयर लिए हुए हैं, 124 शेयर हैं। आईआरबी के बारे में बताएं, इसका ये 62 का लिया हुआ है और इसका 124। अच्छा, इन्होंने रिपीट कर दिया है। आईआरबी इंफ्रा सर। अगेन विपुल जी, ये स्टॉक वैसे ऊपर से काफी गिरा है पर टेक्निकली अभी भी स्ट्रांग है, तो एग्जिट की राय डेफिनेटली नहीं है। इनके प्राइस के आसपास हो सकता है वापस स्टॉक आता हुआ नजर आए। 50 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो 50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 60-65 तक आपको देखने को मिल सकता है। एक ही दिक्कत है, अगर मिड कैश में करेक्शन बढ़ता रहे तो स्टॉक में भी एक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है।